Good morning, students. Let's move to our next part, that is part number 3, executive. Okay. देखिए हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव को हम कार्यपालिका बोलते हैं जो कि कार्य करती है। ठीक है। देखिए इसमें एग्जीक्यूटिव को हम बोलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसे हम गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है। इसके अंदर जो आता है हम प्रेसिडेंट के बारे में मुख्यतः हम पढ़ने वाले थे। विल टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट मेन। ओके। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 of the Indian Constitution states that India should have one president. देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 52 जो आर्टिकल दिया हुआ है 52 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। यानी आर्टिकल 52 ये कहता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी आर्टिकल जो 53 वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी, गवर्नमेंट की जो भी पावर्स होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है ना। यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी will be vested in the hands of in the president। मतलब ये प्रेसिडेंट्स के पास ये शक्तियां रहती है। अब देखिए प्रेसिडेंट के पास शक्ति तो रहती है लेकिन वो इसको यूज कैसे करेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे he can use this power as per the constitution के अकॉर्डिंग वो तो पावर को यूज करेगा। कैसे? इटसेल्फ, या तो खुद यूज करेगा और थ्रू, या फिर देखिए या तो वो पावर को इस्तेमाल करेगा खुद या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू करेगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फेडरल एग्जीक्यूटिव होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर जो होते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना। अब देखिए सबसे बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है? ये एक तो फॉर्मल हेड होता है। फॉर्मल हेड होता है किसका? एग्जीक्यूटिव का। ठीक है ना। कार्यपालिका का ये क्या होगा? फॉर्मल हेड होता है। ठीक है ना। ये क्या है? ये एक फॉर्मल हेड है। ठीक है ना। मेन हेड कौन हुआ? देखो जिसको हम एक्चुअल हेड कहते हैं। एक्चुअल हेड जिसको हम कहते हैं, एक्चुअल हेड जो होते हैं एग्जीक्यूटिव के, ठीक है ना। तो एक्चुअल हेड जो होगा एग्जीक्यूटिव कौन होगा? वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसके एक्चुअल हेड होते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रेसिडेंट जो होते हैं, अभी जो सिस्टम है हमने, देखिए हमारे पास जो प्रेसिडेंट को हम जो मेन हेड मानते हैं एग्जीक्यूटिव का, ये जो सिस्टम हमने एडॉप्ट किया ब्रिटेन से। किसे एडॉप्ट किया? एडॉप्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है ना। ब्रिटेन का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हेड होता है यूनियन का, ब्रिटेन के अंदर जो हेड होगा यूनियन का, वो तो उनके किंग या क्वीन होते हैं। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसको अडॉप्ट तो किया पार्लियामेंट्री सिस्टम को, लेकिन हमने किंग की जगह, ब्रिटेन में तो कौन होगा हेड? किंग माना जाता है या क्वीन जो भी होगी वो मानेंगे। ठीक है ना। लेकिन किंग और क्वीन के पास कोई पावर नहीं है कंट्री को रन करने के लिए, कोई पावर नहीं दे रखी उनको, सारा का सारा काम पार्लियामेंट करती है। ठीक है। लेकिन हमने इंडिया ने अडॉप्ट किया है, हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने अडॉप्ट किया, यानी इंडिया का
इंडिया ने जो अडॉप्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हमने क्या किया है, कोई किंग और कोई क्वीन नहीं बनाया है, हमने एक प्रेसिडेंट रखा है। प्रेसिडेंट कौन होता है? इलेक्टेड पर्सन होता है ये, ठीक है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट का, ठीक है। हमने इनकी जगह पे किसको रखा है? इलेक्टेड, यानी हम हेड तो रखेंगे, किसको रखेंगे? उस व्यक्ति को रखेंगे जो कि इलेक्टेड पर्सन होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। लेट्स मूव टू क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। नंबर 1 क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का सिटीजन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, जो एज होनी चाहिए उसकी, एज होनी चाहिए उसकी 35, एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, मतलब आगे होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए उसकी 35 साल, ठीक है ना। फिर देखिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, एलिजिबल फॉर टू बी इलेक्टेड फॉर लोकसभा, ठीक है ना, टू बी इलेक्टेड फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लोकसभा का मेंबर बनने की इसकी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। साथ ही साथ नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट के पोस्ट पे उसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट के अंडर में कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए उसे, पहली बात, मतलब ये चीज आ जाती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, उसकी मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट बनते समय वो किसी भी हाउस का जो है मेंबर नहीं होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। अब देखिए इसका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इलेक्शन, अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कौन कौन होते हैं, देखिए ध्यान से। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो इसकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर क्या किया गया था, देखो अकॉर्डिंग टू स्टेट असेंबली एंड 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस, ठीक है ना। ये जो बनाया गया था, ये जो स्टेट असेंबली और 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, है ना, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है ना, ऑफ असेंबली, ठीक है ना, कहाँ की? यूनियन टेरिटरीज की, शुड बी इंक्लूडेड, देखिए ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जो भी मेंबर्स होते हैं इसके, यूनियन टेरिटरीज के भी जो भी मेंबर होंगे वो भी उनको अलग, मतलब उनको भी इंक्लूड किया गया इनकी इलेक्शन में। और कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी, ये दो ऐसी जहाँ पे असेंबली है जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, दिल्ली एंड पांडिचेरी, ठीक है। अब देखते हैं इनका क्या सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। एक आता है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, वोट सिस्टम। देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो दोनों हाउस के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, और ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इनके लिए पर्टिकुलर मेथड होता है वोटिंग का, जिसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, वोटिंग जो होती है इसमें, ठीक है ना, ये होती है एक सीक्रेट बैलेट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, क्या होती है, डन थ्रू सीक्रेट
बैलेट्स, ठीक है ना, बैलेट इन पर्चियन। और ये जरूरी भी होता है, क्या होता है, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि जो कैंडिडेट हो, ठीक है ना, जो कैंडिडेट हो रहा है उसका प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट की पोस्ट के लिए, उसे मिनिमम कोटा उसकी इलेक्शन में सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। यानी अगर मिनिमम कोटा उसको मिलेगा तब जाके वो कोई इलेक्शन में खड़ा हो सकेगा। गेट ए मिनिमम कोटा, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, मिनिमम कोटा का एक फॉर्मूला होता है। देखेंगे मिनिमम कोटा का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिए इसका, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गिवन और नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना, डिवाइड बाई 100। ये वैलिड वोट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मतलब ये एक तरीका है जिससे ये मालूम चाहिए सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम है ये, इससे जो है किसी कैंडिडेट का मिनिमम कोटा निकाला जाता है, ठीक है ना। मेथड देखिए नेक्स्ट होगा इसका, मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट, मेथड ऑफ डिपोजिशन इम्पीचमेंट। देखिए ध्यान से सुने, ये टेन्यूर जो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, टेन्यूर का मतलब होता है जो टाइम पीरियड होता है, कितना होता है, 5 years होता है, ठीक है ना। बट क्या है, बट इट कैन बी, है ना, इट कैन बी रिमूव फ्रॉम पोस्ट, ठीक है ना, इसको पोस्ट से बाहर निकल सकते हैं। अब वो कैसे होगा, तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 61 जो है, ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम पोस्ट, है ना, थ्रू इम्पीचमेंट। ये एक प्रोसेस है इम्पीचमेंट जिसको महाभियोग कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस प्रोसेस थ्रू इसको हटाया जा सकता है। अब ये प्रोसेस क्या होता है, देखिए प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये जो राइट, अब ये जो प्रोसेस होता है ना परमिशन के लिए, देखिए पहले क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे, प्रपोज्ड इम्पीचमेंट बिल, ठीक है ना। इम्पीचमेंट बिल को क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, पहले इम्पीचमेंट बिल को प्रपोज करेंगे, ये किसी भी हाउस में कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, किसी भी हाउस में इसको ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। और ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 सिग्नेचर होना चाहिए हाउस ऑफ प्रोसिक्यूटर्स के, ठीक है ना। तो क्या है, देयर मस्ट बी 1/4 सिग्नेचर of all the members of the house of prosecutor, ठीक है। अब देखिए 14 days के बाद प्रपोजल जो होगा डिस्कस होगा हाउस में, ठीक है ना। तीसरा जो स्टेप होगा क्या होगा, डिस्कस इन हाउस आफ्टर 14 days, ठीक है ना। उसके बाद में, ठीक है ना, देखिए प्रपोजल जो होगा, प्रपोजल शुड एक्सेप्ट बाय बोथ हाउस, दोनों हाउस के थ्रू, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, है ना,
बाई 2/3 मेंबर्स, ठीक है ना। तो 2/3 मेंबर्स के द्वारा क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउस में सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली दोनों हाउस में सेपरेटली अलग अलग तरीके से 2/3 मेंबर्स इसको क्या करना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, वोटिंग करवानी पड़ेगी। 2/3 मेंबर अगर दोनों हाउस में अगर कर लेंगे तो ये जो बिल जो बनेगा क्या बनेगा, एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, ठीक है ना। एंड आफ्टर आफ्टर पासिंग द impeachment bill by 2/3 members of separately है ना, by both house, ठीक है ना। पासिंग जब हो जाएगा तो प्रेजेंट क्या मानेगा, प्रेजेंट क्या मान जाएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑफिस, डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑफिस। बात क्लियर हो जाती है। अब हम इसकी पढ़ लेते, सीधे सीधे पढ़ेंगे, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब सीधे सीधे मैं क्या बताऊंगा, इसकी पावर क्या क्या होंगी, इसकी शक्तियां कौन कौन सी होगी, हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। नंबर 1 जो इसके पास होता है वो एग्जीक्यूटिव राइट होता है। कौन सा होता है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, आर्टिकल जो दे रखे हैं, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 जो मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि जितनी पावर्स होंगी, है ना, ऑल दी powers of executive है ना, will rest in the hand of president। जितनी भी पावर होंगी एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। और प्रेसिडेंट जो अपने या तो खुद उसको चलाएगा, खुद यूज करेगा पावर को, या फिर वो अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू पावर को क्या करवाएगा, यूज करवा देगा, ठीक है। अब देखिए, या तो वो खुद यूज करेगा और या फिर अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू यूज करवाएगा। अब एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर जो होती है, उसकी पहली पावर कौन सी होगी, देखेंगे अपॉइंटमेंट की। देखें, अब अपॉइंटमेंट और डिसमिसल होगा इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की, यानी ये अपॉइंट भी कर सकता है, उनको डिसमिस भी कर सकता है। कौन कौन से ऑफिसर्स है जिनको ये अपॉइंट कर सकता है, देखते हैं। सबसे पहले जो अपॉइंट करता है, ये किसको करता है, प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर को ये अपॉइंट करता है, ठीक है ना। फिर गवर्नर्स को वो अपॉइंट करता है ये, साथ में जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी ये वो करता है, ठीक है ना। फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम बोलते हैं CAG, ठीक है ना, इसको भी अपॉइंट ये करता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही साथ जो होता है, ये जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन किसके, यूपीएससी और जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, उनको ये इलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। इलेक्ट मतलब अपॉइंट करता है। फॉरेन एम्बेसडर, विदेशों के अंदर जो राजदूत होते हैं, उनको भी ये चूज करता है। सेकंड जो पावर इसकी दे रखी वो पावर्स ऑफ गवर्नेंस की, शासन चलाने की शक्ति, इसको जो दूसरी जो शक्ति इसकी है। देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या है, डिफरेंट रूल्स जो है बनाए जा सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, देखिए, ये कैन मेक जॉइंट, यानी दोनों हाउस की जो होगी ना, दोनों हाउस की जो होगी उनकी जॉइंट मीटिंग बुला सकता है ना। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, दोनों ही हाउस की जॉइंट सेटिंग ये बुला सकता है पार्लियामेंट की, ठीक है ना। और अपॉइंट करता है ऑफिसर्स को, एम्प्लॉइज को, सुप्रीम कोर्ट की, है ना। क्या करेगा, अपॉइंट करेगा ऑफिसर्स को, है ना, और
एम्प्लॉयज ऑफ, जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी ये करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो मंत्री बन रहे हैं ना उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, इनटू दी मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन ये होता करता ये सब है, लेकिन एडवाइस होती है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है। ठीक है, तीसरी जो पावर है इसके पास, तीसरी पावर से पावर इन फॉरेन अफेयर्स, विदेशों में इसका क्या काम होता है देखिए। तो इंपॉर्टेंट जो बात है विदेशों के अंदर क्या है, जो प्रेसिडेंट होगा, है ना, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन फील्ड, रिप्रेजेंट विदेशों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन होता है, यही होता है ना, इन दी फॉरेन फील्ड। ठीक है ना, विदेशों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है प्रेसिडेंट। फिर ये अपॉइंट करता है, इसी के लिए ये क्या करता है, ये अपॉइंट करता है फॉरेन एम्बेसडर्स। ठीक है ना, फॉरेन एम्बेसडर और डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है ना, अलग अलग देशों के लिए। फिर जितनी भी ट्रीटीज होती है, समझौते जितने भी होंगे भारत के साथ में विदेशों के, और जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो भी ट्रीटीज संधि होती है, जितने भी समझौते होते हैं, है ना, एब्रोड से यानी विदेशों के साथ में, ये सब जो होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। ठीक है ना, इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ध्यान से सुने, ध्यान से इसको याद करें, आप लोग सुनते कम है और कॉपी ज्यादा करते हैं, कॉपी कम कीजिए और सुनने पे ध्यान दीजिए। अब ट्रीटीज और एग्रीमेंट जो होती है एब्रोड के साथ में, वो सब होती है प्रेसिडेंट के नाम से। ठीक है, तीसरी बात जो इसी मैंने बताई। अगली जो पावर हो जाएगी वो उसकी हो जाएगी मिलिट्री पावर्स में। क्या हो जाएगी, मिलिट्री पावर्स। देखिए मिलिट्री पावर्स में क्या है, ये हेड होता है, हेड ऑफ द मिलिट्री। ठीक है ना, तो सुप्रीम कमांडर होते हैं। क्या होता है ये, सुप्रीम कमांडर इन चीफ होता है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की। क्या होती है, आर्म्ड फोर्सेस की, मिलिट्री, यहाँ पे एयर फोर्स की भी और यहाँ पे नेवी की भी, आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, वॉर ये डिक्लेयर नहीं कर सकता। वॉर डिक्लेयर करने के लिए इसे परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, किसी परमिशन लेनी पड़ेगी, पार्लियामेंट की परमिशन लेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब अगली जो इसकी पावर आ रही है वो है लेजिस्लेटिव पावर। कौन सी पावर हो जाएगी इसकी अगली, लेजिस्लेटिव पावर्स। अगली जो पावर हो जाएगी इसकी कौन सी हो जाएगी, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं, ये जो हम लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं उसको, तो लेजिस्लेटिव जो है पावर्स में, इसमें जो पहली पावर होती है वो होती है लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है ना, देखिए प्रेसिडेंट जो होता है, मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है। ये क्या करता है, कन्वेंस सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उनको ये बुलाता है ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, फिर टर्मिनेट भी करता है। फिर क्या करते हैं, अनाउंस, टर्मिनेशन, यानी बुलाने का काम भी इसको यही करता है और खत्म करने का भी इसको यही बुलाता है, टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। ठीक है, साथ ही साथ ये डिसॉल्व करता है लोकसभा को, ही डिसॉल्व लोकसभा, इसके टाइमिंग होने से पहले। ठीक है ना,
वो भी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे लोकसभा को खत्म कर सकता है, ये इसका सारा काम होता है, ठीक है ना। फिर ये क्या करते हैं, जब सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, स्पीच देता है। ये स्पीच इन द जॉइंट सेशन बुलाते हैं, ये इसकी जॉइंट सेशन में ये करता है, जॉइंट मीटिंग में स्पीच देता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसके काम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका काम है, देखिए नेक्स्ट जो इसका वो हो जाएगा, वो होगा पावर ऑफ नॉमिनेशन की, पावर ऑफ नॉमिनेशन। देखिए दो चीज है इसके अंदर, लोकसभा के अंदर ये अपॉइंट कर सकता है, ये नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट 2 members, ठीक है ना, फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को ये क्या करता है, नॉमिनेट करता है। कहाँ पे, लोकसभा में। राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को, नॉमिनेट 12 मेंबर्स, ठीक है। ये 2 काम इसके करता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पावर हो जाएगी इनकी, देखिए यूज ऑफ वीटो पावर ऑन बिल। वीटो पावर यूज करने की इसके पास पावर दे रखी है। यानी देखिए पहले जो बिल जो पार्लियामेंट से मिल रहा है वो लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट का उसको अप्रूवल होता है। प्रेसिडेंट अगर उसको अप्रूव करेगा तब जाके वो कहीं लॉ बनेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी पावर क्या देखें, तो अगली जो पावर इनके पास है वो क्या पावर है कि रिटर्न कर सकते हैं बिल को, है ना। ही कैन रिटर्न जनरल बिल टू पार्लियामेंट, है ना, विद सजेशंस, ठीक है ना। वो पार्लियामेंट को जनरल बिल को जो है वापस सजेशन के साथ में लौटा सकता है, ठीक है ना। वो कह सकता है कि भाई ये सजेशन से इसमें कुछ बदलाव करो और इसको नया बना के भेजो, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए बिल अगर वापस पार्लियामेंट पास करती बिना सजेशन के अगर पास कर लेती है तो ये पास माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी इफ द बिल passed by parliament for second time, then president has to sign it। ये इसको बाध्यता है, इसको करना पड़ेगा साइन। अगर बिल दूसरी बार पास कर लेगी पार्लियामेंट तो उसको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए पावर है इसको इशू करने ऑर्डिनेंस की, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, इशू राइट है, उसका अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस जो होता है, जो अध्यादेश बोलते हैं, उसको इशू कर सकता है जब सेशन नहीं होता। मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन है, इमरजेंसी हो जाए कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा हो, ठीक है, पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं होती है और उस समय कोई कानून की जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई भी नया कानून बना सकता है, ठीक है। अब कानून जब बना लिया तो उसको क्या करेंगे, जब पार्लियामेंट का जब भी सेशन होगा उसको 6 हफ्ते के अंदर जो है उसको मतलब 6 वीक्स तक की मतलब ये रहता है, 6 हफ्ते तक की मतलब लागू रहेगा। और जब पार्लियामेंट स्टार्ट होगी तो पार्लियामेंट इसको रिव्यू देख लेगा कि प्रेसिडेंट जो बनाया वो सही था या नहीं था, ठीक है। देखिए फिर अगले जो पावर, तीसरी पावर फाइनेंशियल पावर है। इसमें ये क्या करता है कि जो गवर्नमेंट का जो बजट होता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट क्या करता है कि ये मेंटेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और एक्सपेंडिचर का उस साल का जो इंडियन गवर्नमेंट का होगा। तो उस साल को जो इंडियन गवर्नमेंट का जो भी इनकम एक्सपेंडिचर का जो भी विवरण होता है इसको ये प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। ये कहता है गवर्नमेंट को भाई आप ये बजट जो है वो आप क्या करो पार्लियामेंट के सामने रखो, ठीक है। फिर दूसरी इसकी पावर दे रखी है कि कोई भी बिल मनी बिल से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड कोई भी बिल हो या कोई अनुदान से रिलेटेड बिल हो, कोई ग्रांट्स का डिमांड का कोई प्रपोजल हो, या बिना परमिशन के, बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के
लोकसभा में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। चौथी जो पावर इसकी वो है, फोर्थ पावर जो इसकी जुडिशियल पावर है, कौन सी है, जुडिशियल पावर्स है, ठीक है ना। ये जुडिशियल पावर जो होती है, अब देखिए जुडिशियल पावर में इसके पास क्या पावर होती है कि ये अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है। फिर इसके पास एक स्पेशल पावर होती है कि ये किसी भी क्रिमिनल को माफ कर सकता है, दया दिखा सकता है, ठीक है ना। तो या तो वो क्रिमिनल की सजा माफ कर देगा या क्रिमिनल की सजा को वो कम कर देगा, लो कर देगा उसको, ठीक है, इसकी पावर होती है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पावर पढ़ेंगे हम, जिसको हम इमरजेंसी पावर कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इनको हम, इमरजेंसी पावर्स। तो इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। देखिए इमरजेंसी पावर में क्या होता है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखी है एट द टाइम ऑफ वॉर, फॉरेन इन्वेजन एंड होम अनरेस्ट। देखिए आर्टिकल 352 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वॉर से एक्सटर्नल एग्रीगेशन का मतलब होता है कि बाहर से किसी तरह विद्रोह होने से या किसी तरीके की अंदर ही किसी तरीके के विद्रोह होने से कोई ऐसी क्रांति रिवोल्ट हो जाए, ऐसा डर अगर उसको हो, है ना, कि भाई इससे देश की शांति व्यवस्था बर्बाद हो सकती है, उससे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, ठीक है, तो डिक्लेयर कर सकता है। अब इसमें यह बता रखा है 2/3 जो मेजोरिटी है, ठीक है ना। आप देखो विद इन मंथ ऑफ अनाउंसमेंट, विद इन द मंथ ऑफ अनाउंसमेंट, ठीक है ना, जिस मंथ में अनाउंस किया है उसी मंथ में, एक ही मंथ के अंदर अंदर अनाउंसमेंट, स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट यानी लोकसभा के 2/3 मेंबर से और राज्यसभा जो है के 2/3 मेंबर से, ठीक है ना, पास करना पड़ता है ना। पार्लियामेंट अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अप्रूवल बहुत जरूरी होता है इस चीज के लिए, ठीक है। फिर देखिए हम सेकंड वाला पढ़ लेते हैं। इसका सेकंड क्या है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, constitutional monarchy, सॉरी मशीनरी, इन द स्टेट। देखिए अब इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू जो आर्टिकल है, ठीक है ना, आर्टिकल कौन सा होगा, 356, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, ऑन द गवर्नर अगर रिपोर्ट करता है, क्या करता है, गवर्नर जो है रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर गवर्नर बता दे कि भी जो स्टेट के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है, ठीक है ना, वो सही नहीं है, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जो है आ गई है, देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसे कंडीशन आ गई जैसे कोई सॉल्यूशन ना हो, तो ये सिचुएशन, ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियां अगर मतलब आ जाए राज्य के सामने कि उसका कोई ना मिले, ठीक है ना, उसका कोई इलाज ना हो, तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकता है कि जो ये प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, वो अपना जो है राष्ट्रपति शासन जो है यानी इमरजेंसी को डिक्लेयर वहां पे कर सकता है, ठीक है ना, इन अकॉर्डेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए भैया ऐसा लगे कि स्टेट जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है रूल नहीं चल पाता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है,
डिक्लेयर, प्रेसिडेंट जो होगा वो डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है ना, क्या करेगा, कैन डिक्लेयर द क्राइसिस, ठीक है ना, यानी इमरजेंसी को क्या कर देगा, डिक्लेयर कर देगा, ठीक है ना। अब देखिए 6 मंथ्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट, मतलब पार्लियामेंट से वो प्रूव करवाना पड़ेगा, है ना, ठीक है ना, अप्रूव्ड विद इन, ठीक है ना, या देखिए इम्प्लीमेंटेड फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। और लास्ट जो है इसकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी में आर्टिकल जो है, आर्टिकल 360, ठीक है ना, आर्टिकल 360 का अकॉर्डिंग जब प्रेसिडेंट को लगे ऐसी कंडीशन आ गई है कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, है ना, देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग जब भी प्रेसिडेंट को लगता है, ऐसा लगे कि ऐसी कंडीशन स्थिति पैदा हो गई है जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है ना, यानी राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार अपना सैलरी ना दे पाए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ऐसी कंडीशन अगर हो जाए तो उस कंडीशन में ये इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, उससे फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यहाँ तक इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की हम पावर्स, इलेक्शन वगैरह हम सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक के, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया तरीके से ताकि आप इसको कर सकें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इन आप देखेंगे, अच्छे से करें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, इनके आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।